हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पॉलिटी के अगले लेक्चर 9, जिसमें हम मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले पॉलिटी के 8 लेक्चर सक्सेस पॉइंट चैनल पर गिर दिए गए हैं। जो बच्चे शुरुआत से पॉलिटी के लेक्चर लेना चाहते हैं वे एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेक्चर देख सकते हैं। साथ साथ एक बार चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें जो चैनल पर नए हैं, और लाइक कर दें। तो आज हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य आपको भाग 4 क्या में दिखाई देंगे। और मूल कर्तव्य जो आर्टिकल 51 क्या है, एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य जोड़े थे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जबकि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इन्हें स्वर्ण सिंह समितियों की सिफारिशों के द्वारा जोड़ा गया। और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, और जिन्हें उस समय 10 को जोड़ा गया था, परंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इनकी संख्या अब वर्तमान में 11 है। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की सूची कि मूल कर्तव्यों की सूची में मूल कर्तव्य किस प्रकार है। तो पहला मूल कर्तव्य यह है कि हम अपने संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करें। यानी कि अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो अपने संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करना इसमें शामिल किया गया है। अब हम दूसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदयों में संजोए रखें और उनका पालन करें। अगर हम तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। अगर हम चौथे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देश की रक्षा करें, और अगर आपको आह्वान किए जाने पर आपको राष्ट्र की सेवा भी करनी पड़ेगी। अगले मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो भारत के सभी नागरिकों में समरसत्ता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ण आधारित सभी भेदभाव से परे रहें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। अगला मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्यजीव अभयारण्य, इन सब की रक्षा करें और उन पर दया करें। अगर हम अगले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। अगला मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। यानी ये देश की संपत्ति आपकी खुद की संपत्ति है, इस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वां मौलिक कर्तव्य हमें बोलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसके राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई छू सके। जिससे राष्ट्र बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू सके। और सबसे बाद में अभी बताया गया कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य यह है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और उनके लिए शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषताएं कि आखिरकार इनकी विशेषताएं क्या है। तो कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं जो नैतिक कर्तव्य हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो नागरिक कर्तव्य हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले मूल कर्तव्य में तो जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा नागरिक कर्तव्य है, ये हमारे नागरिक कर्तव्य है। और नागरिक कर्तव्य पर अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब हम बात करते हैं, ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण करते हैं। अगली विशेषता, मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। यानी मूल कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है और विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य गैर नियोजित है, यानी कि मूल कर्तव्यों के हनन पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता और इनमें न्यायालय बाध्य योग नहीं है। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की आलोचना की, आखिरकार इनकी आलोचना क्यों गई है। तो मूल कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, ये भी एक हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए, कर अदायगी, टैक्स देना, परिवार नियोजन, ऐसे कुछ मूल कर्तव्य शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए इसकी पहली आलोचना यह है। दूसरी आलोचना यह है कि मूल कर्तव्य में अस्पष्ट बहुअर्थों का बहुअर्थ हैं जो आम व्यक्ति की समझ से परे हैं। यानी कुछ शब्द मूल कर्तव्य में ऐसे हैं जो आम व्यक्ति समझ नहीं सकते और मूल कर्तव्यों की लैंग्वेज थोड़ी टफ है। अगर हम बात करें अगली विशेषता, अगली आलोचना, अपनी गैर नियोजित छवि के चलते इन्हें आलोचना द्वारा नैतिक आदर्श करार दिया गया है। यानी कि इनमें न्यायालय द्वारा इन पर कोई वाद योग्य, न्यायालय इन पर कोई छवि नहीं रखते या इनके हनन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए यह भी एक आलोचना का कारण है। अगली आलोचना, संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरिक्त करार दिया गया क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना जो कि संविधान से संबंधित भी ना हो। यानी कि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से समृद्ध ना हो, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया, यह भी एक आलोचना का कारण किया गया है। अगली हम बात करें, मूल कर्तव्यों को भाग 4 की बजाय भाग 3 में जोड़ा जाना चाहिए था ताकि यह मूल अधिकारों के बराबर रहते। यानी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसे भाग 3 के साथ ही जोड़कर दिखाया जाना चाहिए था, इसे भाग 4 में नहीं रखा जाना चाहिए था। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों का महत्व की, क्या महत्व है इनका। तो नागरिक की तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अगर हम देखें तो अधिकारों के साथ एक दायित्व भी होना चाहिए। यानी अगर आपको भारत सरकार अधिकार देती है तो उन अधिकार के साथ साथ आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप देश के लिए कुछ दायित्व रखें। तो यह है मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच थोड़ा सा इनमें एक समानता दिखाई गई है। अगर हम बात करें, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। यानी मूल कर्तव्य अगर हम देखें तो राष्ट्र विरोधी व समाज विरोधियों के खिलाफ एक चेतावनी पैदा करते हैं। इसे समझ सकते हैं कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते, राष्ट्रीय संविधान का सम्मान नहीं करते, तो आप राष्ट्र विरोधी की भावना में आ सकते हैं। यदि आप जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं या जीव जंतुओं के साथ उनका शोषण करते हैं या उनकी हत्याएं करते हैं, तो ये क्या है, समाज विरोधी। तो ये आपके खिलाफ एक चेतावनी देते हैं मूल कर्तव्य। ये प्रेरणा के स्रोत हैं, उसमें अनुशासन व प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। यानी कि यह एक प्रेरणा के स्रोत हैं और यह आपके अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि के संवैधानिक वैधता व उसके प्रशिक्षण के रूप में सहायता करते हैं। यानी मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि के संवैधानिकता, वैधता व उसके परीक्षण के रूप में सहायता करते हैं। यानी कोई कानून, उस कानून का मूल कर्तव्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे देखते संविधान को एक थोड़ा सा मार्गदर्शन के रूप में मूल कर्तव्य कार्य करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं और ये दंडनीय भी हैं। यानी मूल कर्तव्य लागू करने के लिए विधि भी बनाई गई है और यह दंडनीय भी है। इन पर कानून बनाकर किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों के हनन करने पर सजा भी दी जाती है। अब बात करते हैं वर्मा समिति की टिप्पणियां। कुछ वर्मा समिति ने 1999 में कुछ टिप्पणी दी थी, इन पर हम बात करते हैं। जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र ध्वज का अपमान या राष्ट्रीय संविधान का अपमान या राष्ट्रीय गान का अनादर करता है तो वह इसी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। बहुत से अपराध, अगर हम बताएं, बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, स्थान आदि के आधार पर विभेद फैलाने के कारण दंड देने की व्यवस्था करते हैं। यानी बहुत से कानून ऐसे भी हैं जो किसी व्यक्ति को जातिगत आधार पर कुछ कहा जाए, वंश, मूल, धर्म, जाति के आधार पर, तो उसे दंड देने की व्यवस्था भी करती हैं।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 SC/ST व धर्म से संबंधित अपराधों की व्यवस्था करता है। यानी कि SC/ST यह इसी से संबंधित है। यह एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो 1955 में SC/ST के हितों की रक्षा करता है। अगर हम बात करें, भारतीय दंड संहिता घोषणा करता है कि भारतीय अखंडता के लिए पूर्वग्रहग्रस्त व अध्यारोपण व भी कथन दंडनाक अपराध होगा। यानी कि भारतीय दंड संहिता यह बोलती है कि अगर देश की एकता अखंडता को कोई व्यक्ति रक्षा करने में रक्षा नहीं कर पाता, उसके खिलाफ भी दंडनीय कार्रवाई अपराध माना जाएगा। विधि विरुद्ध क्रियात्मक अधिनियम 1967 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। यानी यह भी एक कानून है। अगला अगर हम कानून देखें तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने व लोगों की में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने से संबंधित संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई व्यक्ति या धर्म के आधार पर किसी ने मत मांगे हों या लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले सदस्य, संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर हम देखें तो अगला कानून यह बनकर आता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ व लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है और उनके लिए संरक्षण प्रदान करता है। अगर हम आगे देखें तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियमित कटाई, भूमि व गैर वन उद्देश्यों के इस्तेमाल को रोकता है। तो ये सब हमने देखा कि मूल कर्तव्य आपके लिए एक छोटी सी क्लास में हमने देखा इसके बारे में कि मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप इसे एक बार जरूर देखें। और आज से ही आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास प्रारंभ हो जाएगी मेरे द्वारा। तो प्रारंभ से जो बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास लेना चाहते हैं प्लीज़ चैनल पर जरूर आएँ और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज़ बच्चों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।